गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम फिर अपना हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके पहले हमने व्याकरण में शुरुआत कर दी थी और हमने व्याकरण में सव्य पढ़ा था। शब्द के भेद मतलब जो हमारे प्रकार हैं तो वो क्या थे? सव्य, विकारी और अव्यय, अविकारी। इसमें हमने शुरुआत कर दी थी सव्य मतलब विकारी शब्दों की, जिसमें क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके पहले वाले कालांश में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम देखेंगे विशेषण और क्रिया। पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर ली है। अब इस कालांश में हम विशेषण और क्रिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? अब जैसे आपके पास यहाँ एक परिभाषा दी हुई है, देखिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, राम बहादुर लड़का है। राम बहादुर लड़का है। राम हमारा संज्ञा है तो उसकी विशेषता क्या है? बहादुर। तो वह क्या हुआ? हमारा विशेषण हुआ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। तो बच्चों, विशेषण में विशेषण और विशेष्य की भी हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। तेरे क्या है? विशेषण। और किसके चरणों में? चरणों मतलब विशेष्य हुआ। तो ये हमारा हुआ विशेषण और विशेष्य। दूसरा है, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। कटु, कटु क्या है? विशेषण। और वचन क्या है? विशेष्य। तो बच्चों, यहाँ पे हमने विशेषण की परिभाषा देखी। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और उसमें हमने देखा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब बच्चों, हम विशेषण के प्रकार की तरफ चलते हैं। विशेषण के देखे जाए तो 4 प्रकार हैं। उन 4 प्रकारों में जो 2 प्रकार हैं उनके भी 2 प्रकार हैं। देखो, इस प्रकार है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, ये इनके 4 प्रकार हुए। लेकिन गुणवाचक विशेषण अकेला होता है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हमारा कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं एक एक प्रकार उदाहरण के माध्यम से। अब गुणवाचक विशेषण। गुण का अर्थ होता है इंसान की जो अच्छाई होती है वह गुणवाचक विशेषण होता है। तो देखो, इसकी परिभाषा से पहले इसका एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो। जैसे कोयल का स्वर मीठा है। कोयल का स्वर क्या है? मीठा है। तो मीठा उसके स्वर की विशेषता है। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। साड़ी की विशेषता क्या है? सफ़ेद। वह बहादुर लड़का है। वह लड़का कैसा है? बहादुर है। लड़के की विशेषता किससे दिखाई दे रही है? बहादुरी से। बहादुरी उसका गुण है। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा देखेंगे। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? गुणवाचक विशेषण मतलब गुण के बारे में, दोष के बारे में, रंग, रूप, आकार आदि का बोध हो, मतलब पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखा था आपने, कोयल का स्वर मीठा है। तो कोयल के स्वर की जो विशेषता है वह मीठी है। गुण, उसके गुण को बता रहा है। तो ये हमारा हुआ गुणवाचक विशेषण। अब हम आते हैं दूसरा, संख्यावाचक विशेषण।
संख्या, नाम से ही देखो संख्या, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, अंक, संख्या का मतलब अंक के बारे में बोध हो, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के हमने दो प्रकार देखे थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण का डेफिनेशन तो हमने देखा, परिभाषा तो हमने देखी कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, कुछ। अब इसकी जो प्रकार हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, मतलब दो प्रकार हैं। क्या है? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित, बच्चों नाम से ही हमें पता चलता है, निश्चित, जिसका हमें निश्चित तरीके से पता हो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या का बोध मतलब परफेक्ट, 1, 2, 3, 4 जो है वो निश्चित है, उसका बोध कराते हैं तो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ 3 आदमी खड़े हैं। बच्चों यहाँ वर्ड शब्दों को मैंने अधोरेखांकित भी किया है और उसे हाईलाइट भी किया है आपको समझने के लिए। वहाँ 3 आदमी खड़े हैं। कितने आदमी खड़े हैं? 3। निश्चित ही है ना, 3 आदमी खड़े हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है, तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 आम लाओ। कितने आम लाओ? 2 आम लाओ। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब नाम में ही अनिश्चित मतलब जिसमें संख्या का कोई निश्चित न हो तो उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, कुछ सैनिक सीमा पर तैनात है। कुछ कंफर्म नहीं है कितने हैं, कुछ हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, लेकिन यहाँ दिया नहीं है कि 1 है कि 2 हैं, मतलब कुछ लोग हैं, तो वह अनिश्चित है। दूसरा, कई लोग बाहर खड़े हैं। कई लोग, कितने लोग खड़े हैं हमें मालूम नहीं है, कई लोग खड़े हैं, तो ये संख्या अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि कितने लोग बाहर खड़े हैं, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको अंतर पता चल गया होगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो भी है वह हमें निश्चित रूप से निश्चित तौर पे पता होता है और अनिश्चित संख्यावाचक में हमें अनिश्चित रूप से मतलब कुछ पता नहीं होता, अनिश्चित होता है। जैसे कुछ सैनिक सीमा पर तैनात है। कुछ मतलब हमें यहाँ निश्चित नहीं बताया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण के जो 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं विशेषण के तीसरे प्रकार की तरफ, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है, क्या होता होगा बताओ? क्वांटिटी। ठीक है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल का, इसमें क्या होगा? नापतोल। बच्चों संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर होता है। संख्या में संख्या आती है, परिमाण में नापतोल आता है। क्या आता है? नापतोल। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, मतलब 2 मीटर कपड़ा, मीटर इसका नापा गया है, क्या कर रहे हैं? इसको माप लिया गया है। 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, मतलब इसे तौला गया है, तो नाप तौल का पता होता है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे संख्यावाचक के थे, इसके भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, निश्चित, परफेक्ट, जितना चाहिए, निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा परिमाणवाचक? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, राम 10 किलो चीनी लाओ। राम कितने किलो चीनी ला रहा है? मापतौल के 10 किलो मांगा गया है,
तो 10 कंफर्म है, निश्चित है, मुझे कितना चाहिए, 10 किलो। डिब्बे में 1 किलो दाल है, डिब्बे में कितनी दाल है, 1 किलो दाल है, ठीक है। वो माप तौल का जो साधन है, माप के रखा गया है, कितनी दाल रखी गई है, 1 किलो दाल रखी गई है। तो ये निश्चित है, इसका परिमाण निश्चित है कि 10 किलो चीनी, 1 किलो दाल। तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आगे देखें, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों ये भी बहुत आसानी से पता चलेगा। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, अनिश्चित मात्रा का। अब जैसे डिब्बे में थोड़े चावल हैं, डिब्बे में कितने चावल हैं, थोड़े चावल हैं। खाने में बहुत नमक है, इसका परिमाण कितना पड़ गया, बहुत हो गया है, तो ये भी हमें पता नहीं है। तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों हम आते हैं चौथा, सार्वनामिक विशेषण। ये तो बहुत ही आसान होता है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, वाक्य में किसका कार्य करते हैं, सर्वनाम हमने पढ़ा था ना, सर्वनाम शब्द वाक्य में किसका काम करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, गेहूं के वह दाने कहाँ हैं, यह और वह, ये क्या हो गया हमारा सर्वनाम, तो ये क्या हुआ हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या देखा, विशेषण, उसके 4 प्रकारों के बारे में देखा। अब हम आगे चलते हैं क्रिया। क्रिया जिसे आप लोग वर्ब भी कहते हो। क्रिया तो और ही आसान होती है, कार्य का होना, काम का होना पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा देखो, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना सूचित होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे सीता आती है, सीता की क्रिया क्या हो रही है, आने की हो रही है, तो ये क्या हो गई हमारी, आती है क्या हो गई, क्रिया। क्रिया का अर्थ मतलब, क्रिया की परिभाषा क्या हो गई, काम का करना सूचित होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, वैसे देखे जाए तो क्रिया के 2 ही भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन आगे की ये जो 2 क्रिया है उसके उपभेदों में आते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया, ठीक है, जिसे हम प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणा क्रिया भी कहते हैं। पहला आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या देखते हैं हम, फर्स्ट, कमला ने पाठ पढ़ा। कमला क्या है, कर्ता, काम करने वाली है, और उसका कर्म क्या है, वह क्या काम कर रही है, पाठ पढ़ने का काम कर रही है। दूसरा है रमेश कुत्ते को मारता है। रमेश करता है मतलब काम करने वाला है, और उसका कर्म क्या है, मारना, तो वह कुत्ते को मार रहा है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें कर्ता और कर्म दोनों हमें दिख रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में वह आता है, और दूसरा उदाहरण क्या है, दीपक दौड़ता है। जिस क्रिया में कर्म न होकर बल्कि सारा फल कर्ता पर ही होता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में हमें क्या, कर्म दिखाई नहीं देता, सारा फल जो कार्य किया है वह कर्ता ही करता है, वह आता है, आने की क्रिया हो रही है। दीपक दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया हो रही है। सब किसके ऊपर पड़ता है असर, कर्ता के ऊपर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म हमें दिखाई नहीं देता, तो वो कहलाती है हमारी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों दिखाई देते हैं, अकर्मक क्रिया में हमें कर्म दिखाई नहीं देता, तो ये क्या कहलाती है, हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे एक उदाहरण दिया है, पढ़ना।
सुरेश के कहने पर मुझे खेलना पड़ा। बैठना, वह तोता पेड़ पर जा बैठा। अब देखो मैंने अधोरेखांकित किया है, खेलना और पड़ा, जा और बैठा। तो इन वाक्यों में कार्य पूरा करने के लिए दो क्रिया की सहायता ली गई है। किसकी सहायता ली गई है? दो क्रियाओं की सहायता ली गई है, खेलना और पड़ा। अतः जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त मतलब एक साथ जुड़ के आना, एक दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्रिया का जब प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब जैसे इधर यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सुरेश के कहने पर मुझे खेलना पड़ा। खेलना और पड़ा दो क्रियाएं हैं। वह तोता पेड़ पर जा बैठा, जाना और बैठना, ये भी दो क्रियाएं हुई। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जिसे आप लोग कहते हो हेल्पिंग वर्ब। वाक्य में मूल क्रिया के अलावा जो अन्य क्रिया प्रयोग की जाती है उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे देखो, उदाहरण देखो, सीता ने पत्र पढ़ लिया है। सीता ने क्या कर लिया है? पत्र पढ़ लिया है। मैंने पढ़ लिया है। अब वह अब तो लिख चुका होगा, चुका होगा। अब देखो, पहली क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है और दूसरी क्या है? सहायक क्रिया है। अब जैसे सीता ने पत्र पढ़ लिया है, तो है जो उसके साथ मिलके आ रही है वह हमारी क्या हो गई? सहायक क्रिया हो गई। तो सहायक क्रिया जो होती है वह दो रूप में कार्य करती है, दो रूप में कार्य करती है। देखो लिखा है, क्रिया के अर्थ में विशेषता लाती है और क्रिया का काल भी हमें बताती है। सहायक क्रिया जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये मूल क्रिया के अलावा जो अन्य क्रिया के साथ में प्रयोग की जाती है, जो मुख्य क्रिया होती है इसके साथ में यह आती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम सहायक क्रिया कहते हैं। यह कभी अलग नहीं आती, यह एक साथ सहायता करने के लिए आती है, तो इसे क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण देखा आपने, सीता ने पत्र पढ़ लिया है ये हमारे सहायक क्रिया। वह अब तो लिख चुका होगा, यहाँ पे भी चुका होगा, होगा मतलब हमारी सहायक क्रिया है। तो पहली क्रिया मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया क्या है? हमारी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया वाक्य में दो प्रकार का कार्य करती हैं। क्रिया के अर्थ में विशेषता लाती हैं और क्रिया का काल बताती है। अब हम आते हैं हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसको सुनने से, इसका नाम सुन के ही पता, प्रेरणा। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब प्रेरणा देना। उदाहरण देखो, पिताजी रमेश से काम कराते हैं। माताजी ने बेटी से पत्र लिखवाया। इसमें पिताजी किससे काम करा रहे हैं? रमेश से काम करा रहे हैं। माताजी ने किससे पत्र लिखवाया है? बेटी से पत्र लिखवाया है। अतः जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा दे तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब कर्ता स्वयं काम नहीं करता, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है, दूसरों से काम करवाता है, तो वह क्या कहलाती है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। हम देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता क्या करता है? स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे विनोद मनोज को पाठ पढ़ाता है। यहाँ विनोद क्या है? स्वयं काम कर रहा है। विनोद मनोज को पाठ पढ़ाता है, तो यह प्रथम प्रेरणार्थक हुई। द्वितीय प्रेरणार्थक में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा दे तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। माताजी ने बेटे से पत्र लिखवाया, मतलब माताजी ने बेटी से, तो यह द्वितीय प्रेरणार्थक हुई। ठीक है, क्योंकि वह बेटी से पत्र लिखवा रही हैं। और प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं काम करने की प्रेरणा देता है, स्वयं काम करता है,
और द्वितीय कार्य प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों ये आपके लिए किस एग्ज़ाम में ये किस प्रकार पूछा जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया? देखो कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। ये जैसे क्रिया दी जाती है लिखना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में बदलो। लिखना, लिखाना, लिखवाना। पाना, पिलाना, पिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। भागना, भगाना, भगवाना। जागना, जगाना, जगवाना। लूटना, लुटाना, लुटवाना। पूछना, पुछाना, पुछवाना। तो बच्चों यह एग्ज़ाम में इसी प्रकार आपको पूछा जाता है। क्रिया दी जाएगी, आपको उसको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में लिखना होता है। तो जो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप पूछा जाता है वह हमेशा 8वीं और 9वीं कक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। कक्षा 7वीं तक केवल सकर्मक और अकर्मक क्रिया तक ही पूछा जाता है, और उसके आगे की जो क्रियाएं होती है संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, वह कक्षा 8वीं और 9वीं में अधिकतर पूछा जाता है, और कक्षा 7वीं तक केवल क्रिया के सकर्मक और अकर्मक रूपों के बारे में ही पूछा जाता है। तो बच्चों आज हमने शब्द भेद के जो सव्य थे विकारे शब्द, उसमें हमने आज हमारा जो 2 बाकी था विशेषण और क्रिया, उसे हमने आज समाप्त किया। तो इस प्रकार हमने सव्य पाठ विकारी शब्द के 4 भेद देखे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे के टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए साई राम।